गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप 11th, 12th, BCom, MCom, B.Ed और UGC नेट सेट JRF HTET CTET की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आवर शाइनिंग स्टार टारगेट टू गोल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन का पता चल सके, ताकि आप हर एक टेस्ट को क्लियर करके अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सके और अपनी एक नई पहचान बना सके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सो कीप ग्रोइंग। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं B.Ed सेकेंड ईयर का एक बुक है पेपर 2, जिसका टॉपिक आज हम करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, हमारे नेट में भी, HTET में भी और हमारे B.Ed के पेपर में भी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। देखो, कह रहे हैं कि सबसे पहले अनुदेशात्मक उद्देश्य छात्र व्यवहार में लाए जाने वाले परिवर्तन के कथन से है। अनुदेशात्मक उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जब हम छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, यदि शैक्षणिक लक्ष्य से भिन्न है, अगर वो परिवर्तन शैक्षिक प्रक्रिया से भिन्न है, तो शैक्षिक के जो लक्ष्य होंगे वो तो सामान्य होंगे और जो अनुदेशात्मक उद्देश्य होंगे वो विशिष्ट होंगे। और जो विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो प्राप्त करने के लिए हमें लंबे टाइम पीरियड की जरूरत होती है, और अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं वो संकुचित होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो हमें कम टाइम पीरियड की जरूरत होती है। अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि हमारा व्यवहारिक उद्देश्य का क्या अर्थ है। व्यवहारिक उद्देश्य का अर्थ होता है कि शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण के उपरांत उन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। कह रहा है कि जो शिक्षण उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उनको व्यवहारिक रूप से लिखना और उसके अतिरिक्त शिक्षण अधिगम क्रिया को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी उद्देश्य का परिभाषीकरण करना। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अंदर जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं उनको पहले सुनिश्चित कर लो, और सुनिश्चित करने के बाद उनको परिभाषीकरण करो, उनको बताओ, और साथ में उनको व्यवहारिक रूप से लिखना बहुत जरूरी होता है। और शिक्षण उद्देश्यों को लिखने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है वो हमारा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम पढ़ते हैं नीड्स फॉर राइटिंग द ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता। तो सबसे पहले कह रहे हैं उद्देश्यों को सबसे पहले परिभाषीकरण करो, और उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में ये हमारी सहायक होती है, कि फिर बाद में हमें अपनी जो शिक्षा होती है उसके निर्धारण करने में आसानी हो जाती है। सेकंड है हमारा उद्देश्यों के परिभाषीकरण से उनकी प्राप्ति सरल हो जाती है। अगर हमें उद्देश्य के परिभाषीकरण का पता चल जाता है तो हम उद्देश्यों को आसानी से और सरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारा इसके आधार पर अधिगम संबंधी क्रियाओं का निर्धारण भी किया जा सकता है। जो हमारे लर्निंग से संबंधित है, जो सीखने से संबंधित जो भी क्रिया है उनको हम आसानी से सीख सकते हैं। फिर हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक अधिगम अनुभवों का चयन भी उद्देश्य को प्राप्त व्यवहारिक रूप से लिखने के बाद संभव हो जाता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिगम है वो भी हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में और व्यवहारिक रूप से उसको लिखने में हमारी मदद करता है। उसके बाद है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के सहज संचालन हेतु इसका निर्धारण करना आवश्यक है। शिक्षण जो अधिगम है उसको आसान बनाने के लिए उसको लिखना और उसका संचालन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक अधिगम का चयन और उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के बाद संभव हो जाता है। और उसके बाद है नेक्स्ट, उसकी सहायता से मूल्यांकन से संबंधित जो भी प्रश्न है उनका चयन किया जा सकता है। और शिक्षण प्रविधियां हैं वो दृश्य और श्रव्य सामग्री, अनुचित और समुचित चयन भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के पश्चात ही यह संभव होता है। अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स। क्या है स्टेप्स हमारे, तो सबसे पहला है कि स्टेप्स रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिक्षण उद्देश्यों को लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप यही है कि शिक्षण उद्देश्यों को लिखना। दूसरा, उन उद्देश्यों से संबंधित पाठ्यक्रम का चयन करना। जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, जो ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। उसके बाद हम उपलब्धि के आधार पर शिक्षण उद्देश्य को पुनर्लेखन करेंगे। पुनर्लेखन का मतलब होता है जिस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है उससे संबंधित हम उसके अंदर उद्देश्यों को पुनर्लेखन करेंगे, ताकि वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं वो हमें याद रहें। उसके बाद पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना का निर्माण करना। फिर पाठ्यक्रम है उसके आधार पर शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है परिभाषीकरण, उद्देश्यों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। उसके बाद हम उद्देश्यों का परिभाषीकरण करके और परिभाषीकरण करके और उसका विश्लेषण और उसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके 3 डोमेन्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा, एक होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन्स, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रेंड्स में कॉग्निटिव। दूसरा हमारा होता है
अफेक्टिव डोमेन्स और फिर होता है हमारा साइकोमोटर। ये हमारे 3 डोमेन्स होते हैं। और जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन्स है ये हमारा बीएस ब्लूम ने दिया था 1956 के अंदर। और जो हमारा अफेक्टिव डोमेन्स है ये हमारा दिया था क्रथवाल और मैरिस ने, क्रथवाल और मैरिया ने दिया था। ये कब दिया था? ये दिया था हमारा 1964 में, 1964 में दिया था। और जो हमारा साइकोमोटर है ये हमारा दिया था सिंपलसन ने। तो सिंपलसन ने ये कब दिया था? ये दिया था 1966 के अंदर। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी के जो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, कौन सा है? ये हमारा है कॉग्निटिव डोमेन्स। कॉग्निटिव डोमेन्स है, इसका जो स्टेप है सबसे पहले इसके अंदर आते हैं नॉलेज, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रेंड्स में, नॉलेज। उसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग। पहला आता है नॉलेज, देन आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग और थर्ड आता है हमारा एप्लीकेशन एनालिसिस। थर्ड है एप्लीकेशन, फोर्थ है एनालिसिस और फिर है सिंथेसिस और फिर है इवैल्यूएशन। अब हम नॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। तो नॉलेज के अंदर आते हैं हमारा नॉलेज टू स्पेसिफिक और नॉलेज टू टर्मिनोलॉजी और नॉलेज फॉर स्पेसिफिक फैक्ट्स, नॉलेज ऑफ कन्वेंसेशन, नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंस, नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, नॉलेज ऑफ मेथोडोलॉजी, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द फील्ड, नॉलेजेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड द जनरलाइजेशन। ये हमारे नॉलेज के अंदर आते हैं। हमारा कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमारा ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन आता है। फिर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद हमारा एनालिसिस। एनालिसिस में 2 आती है, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद हमारा आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में भी आते हैं अगेन 3, प्रोडक्शन एंड यूनिक कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ द प्लान ऑफ द प्रपोज्ड सेट ऑफ द ऑपरेशन और थर्ड हमारा डेरिवेशन ऑफ द सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में 2 आते हैं, इंटरनल जजमेंट ऑफ एविडेंस और दूसरा है हमारा जजमेंट ऑफ एक्सटर्नल क्राइटेरिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा साइको फिजिकल अफेक्टिव डोमेन्स। अफेक्टिव डोमेन्स के अंदर सबसे पहला आता है हमारा रिसीविंग, फिर आता है रिस्पॉन्डिंग। ये हमें स्टेप टू स्टेप याद करने पड़ेंगे। पहला है रिसीविंग, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, फिर है वैल्यूइंग, फिर है ऑर्गेनाइजेशन और फिर है हमारा करेक्टराइजेशन। सबसे पहले हम कहते हैं रिसीविंग। तो रिसीविंग के अंदर सबसे पहले आता है अवेयरनेस, फिर आता है विलिंगनेस टू रिसीव, कंट्रोल बाय सिलेक्टिव अटेंशन। फिर रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग के अंदर विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड, सेटिस्फैक्शन इन रिस्पॉन्स और सेंस। उसके बाद आता है हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्डिंग। वैल्यूइंग के अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू, प्रेफरेंस ऑफ द वैल्यू और कमिटमेंट। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम। और फिर हमारा जो कैरेक्टराइजेशन है उसके अंदर हमारा आता है वो जनरलाइजेशन सेट और कैरेक्टराइजेशन। तो ये हमारे इसके अंदर आते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइकोमोटर। साइकोमोटर हमारा सिंपलसन ने दिया था 1966 के अंदर। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारा है रिफ्लेक्स मूवमेंट। सबसे पहला है हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट, उसके बाद हमारा आता है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, उसके बाद आता है हमारा फिजिकल एबिलिटी, फिर आता है परसेप्चुअल, उसके बाद आता है स्किल मूवमेंट और फिर हमारा लास्ट आता है नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे ब्लूम्स हैं, उसके 3 डोमेन्स थे। सबसे पहला था हमारा कॉग्निटिव, दूसरा है हमारा अफेक्टिव और थर्ड है हमारा साइकोमोटर। तो जो हमारा कॉग्निटिव था वो 1956 के अंदर दिया था और वो दिया था हमारा बीएस ब्लूम ने। और दूसरा है हमारा अफेक्टिव डोमेन्स, ये दिया था क्रथवाल और मैरिस ने, जो कि ये दिया था 1964 के अंदर। और जो हमारा थर्ड है साइकोमोटर वो दिया था सिंपलसन ने 1966 के अंदर। और मैं आपको इसके स्टेप्स बता चुकी हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।